Hello dear students, in our today's class we are going to drive the prism formula and the relation between the angle of prism and angle of deviation and refractive index of the prism. Okay, so let's start and let's consider this is a prism. हम prism का यहाँ पे front face बना रहे हैं only. This is a prism. थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दिखाई दे जाए, अलग अलग जो भी एंगल वगैरह हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे वो अच्छे से दिख जाए। तो डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, अब अच्छे से आ जाएगा। ये प्रिज्म है और लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट मान लेते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जिसके अंदर सिंगल वेवलेंथ हो या सिंगल कलर हो, सिंगल फ्रिक्वेंसी की जो लाइट होती है, जैसे आपके रेड है, वायलेट है, ब्लू है, इंडिगो, सिंगल कलर को मोनोक्रोमेटिक बोलते हैं। यहां पे स्ट्राइक करती है तो यहां पे नॉर्मल आ जाएगा। तो ये जो है उसको मैं बोल देता हूं I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और यहां से इसका जो पाथ है, एक्चुअली पाथ कुछ ऐसे होना चाहिए था। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो कौन से पाथ को फॉलो करती लाइट? इस पाथ को फॉलो करती। बट प्रिज्म है तो क्या करता है प्रिज्म, ये डेंसन मीडियम है तो इसको टुवार्ड्स द नॉर्मल इधर बेंड होगी, तो यहां से इसको ऐसे बेंड कर देता है। यहां आ गई वो, यहां ऐसे की, तो जैसे ही वो यहां आती है तो यहां फिर उसको नॉर्मल मिलता है, यहां फिर नॉर्मल आएगा, उसको ये ले लेते हैं। तो यहां पे ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। कैसे रिप्रेजेंट कर दूं? R1 से। और यहां ये जब इस मीडियम से इस मीडियम में जाएगी, क्योंकि फिर रेयर आ गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो यहां से फिर ये ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगी। इस एंगल को मैं I2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और इस एंगल को मैं R2 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओके, इस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन में दे दिया। कभी कभी इसको E से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंसी। ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये जो यहाँ पे दोनों नॉर्मल मिले हैं, इस एंगल को मैं यहाँ पे इस एंगल को O बोल देता हूँ, एंगल O, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म A। ये जो रे है, इमरजेंट रे, इसको अगर आप ऐसे पीछे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो वो यहाँ पे मतलब इतने एंगल से, ये जो एंगल है इस एंगल को हम डेल्टा बोल देते हैं, और ये है एंगल ऑफ डेविएशन। इस एंगल से क्या हुआ, लाइट रे डेविएट हुई है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमने देख लिया, ये डायग्राम बन गया हमारा। अब हमें प्रिज्म का फॉर्मूला निकालना है। प्रिज्म के फॉर्मूले में से आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? एक सिंपलेस्ट रिलेशन होता है। सिंपलेस्ट जो रिलेशन होता है उसके अंदर आपके पास इंसिडेंट एंगल होता है, या फिर जिसके कारण, जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं क्या, प्रिज्म का, और प्रिज्म क्या करता है, रिफ्रैक्शन करता है। रिफ्रैक्शन का यानी सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन बनेगा, इस सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इंक्लूडेड है, रिफ्रैक्शन इंक्लूड है, प्रिज्म का एंगल इंक्लूडेड है, और इस सबसे मेन बात, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्लूडेड है। तो उनके बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं, वो इसका फॉर्मूला बोला जाएगा। तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसमें स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो डेल्टा एंगल है, ये डेल्टा एंगल किसके बराबर होगा। तो डेल्टा एंगल निकालने के लिए हम इसके कुछ पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ P, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ Q, इसको नाम दे देते हैं R, कैपिटल R नाम दिया ना, और इसको दे देते हैं S, इसको दे देते हैं T, इसको दे देते हैं W, नाम दे दिया अपनी तरफ से, कुछ भी डाल दो नाम, ठीक है। और यहाँ पे नाम डाल देते हैं हम X। डेल्टा निकालना है तो ट्राइंगल लेते हैं PXQ। क्या स्टार्ट लिखेंगे हम, यहां से स्टार्ट करते हैं, इन ट्राइंगल PXQ हमें डेल्टा फाइंड आउट करना है। डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो एंगल है इसको मैं मान लेता हूं एंगल 1, और ये जो एंगल बनता है यहाँ पे इसको मान लेता हूं एंगल 2। ओके, तो डेल्टा हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। ओके, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। ये जो पूरा एंगल है, ये एंगल, ये इसके बराबर है कि नहीं है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये हमारा ये जो 1 एंगल था, और यहाँ पे एंगल क्या था R, 1 प्लस R1 है, दैट इज इक्वल टू क्या है, I1 के बराबर है। 1 प्लस R1, 1 प्लस R1 इज इक्वल टू I1 के बराबर है। इट मीन 1 इज इक्वल टू I1 माइनस क्या है, R1 है।
ओके, तो इसको 1 को हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस R1। मैं एंगल का साइन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है। I1 का मतलब एंगल I1 है, R1 का मतलब एंगल R1 है। ओके ओके, प्लस 2, इसी प्रकार 2 को हम लिख सकते हैं I2 माइनस R2। तो ये आपके पास हो जाएगा I2 माइनस R2। इसको रीअरेंज कर दें, और रीअरेंज कर दें तो आपके पास हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके, अब क्योंकि फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है I1 I2 R1 R2 को फाइंड आउट करना। क्योंकि देखो ये जो R1 R2 है, I1 I2 है, ये फिक्स नहीं है। आप जैसे ही रे को थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो I1 की वैल्यू चेंज हो जाएगी, I1 के चेंज होते ही क्या हो जाएगा, R1 चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म चेंज होगा, ये टर्म होते ही डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यूनिवर्सल होता है, उसमें जितने भी टर्म्स आएंगे उसमें इस प्रकार से चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रिज्म के अंदर, तो प्रिज्म के अंदर आपके पास फिक्स टर्म क्या है, फिक्स टर्म एक तो इसका क्या है, एंगल है, एंगल चेंज नहीं होने वाला। और दूसरा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो हम कैसे भी करके कोशिश करते हैं कि हमारा ये जो रिलेशन है इसके एंगल ऑफ प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आ जाए, कैसे भी करके, और वो हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या ये ट्रायंगल देखें, PQR ट्रायंगल अगर हम सेलेक्ट करें, इन ट्रायंगल PQR, अगर PQR ट्रायंगल देखेंगे तो PQR ट्रायंगल में आप देखते हो R1 प्लस R2 प्लस O, क्योंकि हमारा पूरा फोकस R1 प्लस R2 के ऊपर है। कैसे भी करके R1 R2 को हमें कोई फिक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए अगर हम ये ट्रायंगल देख लें PQR, तो हमें PQR ट्रायंगल में क्या मिलता है, R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180 मिलता है ना। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू है 180 माइनस O। 180 माइनस क्या हो जाएगा, O, जीरो मत समझना इसको, O है। ठीक है, ओके। इसके बाद और देखिए, इसके बाद हम क्या देखें, अगर हम ये लिखें SPRQ, क्वाड्रिलेटरल है ये, और इस क्वाड्रिलेटरल में आप देखते हो ऑलरेडी, क्योंकि हमने नॉर्मल डाला है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो 180 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि टोटल 360 होता है, 90 90 180 तो हो चुका है। तो A प्लस O किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल SPRQ में एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सो आपके पास मिल जाएगा एंगल S प्लस R, यानी S मतलब A प्लस R कितना है, O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। A प्लस O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और यहाँ पे R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 180 माइनस ये मिल रहा है, ये करने की जरूरत ही नहीं है। R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू 180 मिल रहा है, A प्लस O इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 180 मिल रहा है इन दो इक्वेशन से। इसको मैं इक्वेशन A बोल दूं, इसको इक्वेशन क्या बोल दूं, B बोल दूं, फ्रॉम A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है R1 प्लस R2 प्लस O इज इक्वल टू A प्लस O। कर सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि इन दोनों के जो राइट हैंड साइड 180 के बराबर है, और यहां से क्या देखेंगे, O कैंसिल O, इसका मतलब R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। R1 प्लस R2 का इलाज हो गया ना। अब क्या बचा, I1 प्लस I2 और बचा। ठीक है, I1 प्लस I2 लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ये जो सरफेस है ये रेयर टू डेंसर हो रहा है ना, तो रेयर टू डेंसर हो रहा है तो मैं ऐसे लिख दूं, साइन I1 डिवाइड बाई साइन R2 इज इक्वल टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का तो 1 है, इधर जा रहा है तो म्यू डिवाइडेड बाई 1, क्या आएगा, म्यू डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आएगा, म्यू लिख दूं डायरेक्ट, म्यू। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर, मैंने ये मान लिया कि I1 और R2 एंगल हैं बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं। अगर स्मॉल एंगल्स हैं तो क्या होगा,
स्मॉल एंगल्स हैं तो उस केस में आपके पास क्या आ जाएगा, स्मॉल एंगल्स के लिए जो साइन I1 है, साइन I1 वो नियरली इक्वल टू हो जाएगा I1 के बराबर, और साइन R2 है वो नियरली इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, R2 के बराबर। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यूज अगर आप यहां पे पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसका मतलब I1 बाई R2 इज इक्वल टू म्यू मिलेगा, और इसका मतलब हो गया I1 इज इक्वल टू म्यू R2। I1 किसके बराबर हो गया, म्यू R2। एंड सिमिलरली I2 इज इक्वल टू म्यू R1 हो गया ना, ये R2 R1 हो गया ना, I1 के साथ R1 है, I2 इज इक्वल टू म्यू R2। और यहां से अगर हम देखें I1 और I2 के बीच में डिफरेंस क्या है, नहीं I1 प्लस की क्या, I1 प्लस I2 चाहिए था, तो क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, म्यू R1 प्लस म्यू R2। म्यू ले लिया कॉमन, क्या बचा R1 प्लस R2, है ना। इसका मतलब I1 प्लस I2 क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। एंड R1 प्लस R2 क्या है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सो हम क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू म्यू A। ओके, I1 प्लस I2 क्या लिख सकते हैं, म्यू इंटू A लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिया। अब देखो हमारे पास I1 प्लस I2 वैल्यू भी आ चुकी है, R1 प्लस R2 वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 को क्या लिखूंगा, I1 प्लस I2 को मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू A, म्यू इंटू A। ठीक है, और R1 प्लस R2 को क्या लिखेंगे, A माइनस A। तो इसका मतलब डेल्टा किसके बराबर आया, ये आया म्यू माइनस 1 इंटू A। This is the relationship between angle of deviation, refractive index of the prism and angle of prism। ये केस कब आया उस पर ध्यान देना। हम एक केस और निकालने वाले जो हम प्रिज्म फॉर्मूला बोल रहे हैं वो हम आगे ड्राइव करने वाले हैं। उससे पहले हमने एक केस जानबूझ के निकाला है क्योंकि इसके हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। क्या ये केस क्या दिखाता है, कब आया आपके पास, ये आपके पास तब आया जब अपने साइन I1 को I1 के नियरली इक्वल टू माना, साइन R1 को अपने R1 के नियरली इक्वल माना। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल्स बहुत स्मॉल है। एंगल स्मॉल होने का मतलब ये प्रिज्म बहुत ही थिन है, और थिन होने का मतलब है ये जो एंगल है ये वेरी स्मॉल है। अगर थिन प्रिज्म हो, एंगल स्मॉल हो, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स अगर आपका जो रिफ्रैक्शन के एंगल है ना, ये जैसे R1 और इधर I2 जो रिफ्रैक्शन के एंगल थे, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर I1 है, इधर क्या है R2 एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये जो है R2 R4 रिफ्रैक्शन होता है ना, यहाँ पे हमने थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए R2 लिखा था, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे R का मतलब रिफ्रैक्शन नहीं है, जो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, क्योंकि नॉर्मल ये था इंसिडेंट, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लेकिन मैंने इसको R2 से रिप्रेजेंट कर रखा है इधर, ताकि R1 R2 लगातार आपके पास इजीली चलता रहे, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हमने यहाँ पे इसको R2 से लिखा है। अदरवाइज ये क्या होना था, ये I2 था, ये और ये I2 था, और ये इधर क्या था R2। ठीक है, नोटेशन हमने जानबूझ के चेंज की हुई है। तो ये जो फॉर्मूला आपके पास आया, ये फॉर्मूला आपके पास आता है किसके लिए, थिन प्रिज्म के लिए आता है। किसके लिए आया, थिन प्रिज्म के लिए। प्रिज्म को फॉर्मूला नहीं है, एंगल ऑफ डेविएशन का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच का रिलेशन हुआ थिन प्रिज्म के लिए। ओके, अब हमें क्या करना है, प्रिज्म फॉर्मूला निकालना है। तो प्रिज्म फॉर्मूला अगर हम निकालेंगे तो प्रिज्म तो कैसा भी हो सकता है, वो थिन भी हो सकता है और वो कैसा हो सकता है, थिक भी हो सकता है। अगर प्रिज्म थिक है तो ये केस नहीं होगा, प्रिज्म अगर थिक है तो ये केस नहीं होगा, ये केस नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि थिक प्रिज्म के लिए यहां से आगे की बात कुछ और ही चलनी है। ये थिक प्रिज्म के लिए नहीं होने वाला केस, ये तो थिन के लिए था। लेकिन इसका रिजल्ट आप याद कर लेना कि हमने यहाँ पे रिजल्ट क्या निकाला, यहाँ पे हमने रिजल्ट निकाला डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ओके, ठीक है। तो प्रिज्म का फॉर्मूला कैसे बनेगा, तो प्रिज्म के फॉर्मूले के लिए हम क्या करते हैं, फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन किसकी कंडीशन होती है,
और उस कंडीशन के ऊपर एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। ये फॉर्मूला जब हम ट्राई कर रहे हैं वो मिनिमम डेविएशन का केस लेके कर रहे हैं। मिनिमम डेविएशन में क्या होता है, ये जो लाइन है पी क्यू जो लाइन है ये टी डब्ल्यू के मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, फॉर मिनिमम डेविएशन ये जो पी क्यू है ये पैरेलल हो जाएगा टी डब्ल्यू के। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल हो जाएगी और ये उसके पैरेलल हो जाएगी, तो उस दौरान डेल्टा है ना वो मिनिमम हो जाएगा। डेल्टा मिनिमम करने का केस क्या है कि पी क्यू पैरेलल होना चाहिए किसके, टी डब्ल्यू के। और अगर ये इस प्रकार से अगर हो जाएगा तो उस दौरान क्या होगा कि डेल्टा की वैल्यू तो हो जाएगी डेल्टा मिनिमम, I1 जो है वो इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। मिनिमम डेविएशन में I1 इज इक्वल टू I2 हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा तो आपके पास हो जाएगा डेल्टा मिनिमम के बराबर। I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 दैट इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूं इसको, एक सिंगल एंगल I बोल दूं, और R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा केस हो जाता है R1 और R2 बराबर हो जाते हैं तो मेरे पास R1 प्लस R2 इज इक्वल टू तो A आया है ना, तो इसका मतलब R1 प्लस R2 A आ रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 बराबर A था, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, 2R इज इक्वल टू A लिख सकता हूं, और R इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा A/2। R की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, A/2 आई। ठीक है, A की जो वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू तो ये आ गई। यहां देखो अब डेल्टा इज इक्वल टू दिस था, डेल्टा किसके बराबर था, दिस, तो यहां पे एक वैल्यू और देखते हैं, आल्सो डेल्टा क्या हुआ है, डेल्टा मिनिमम हुआ, तो ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आएगा I1 प्लस I2, दोनों बराबर हो चुके हैं तो इसको मैं 2I लिख दूं, ये हो जाएगा 2I माइनस R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 A के बराबर है। R1 प्लस R2 किसके बराबर है, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A, तो इसको मैंने क्या लिख दिया A, और यहां से मेरे पास मिलता है I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट मिला। ठीक है, ये मिल गया मेरे को, ये R मिल गया। अब मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं और प्रिज्म फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, रिकॉर्डिंग चल रही है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार, चल रहा है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, स्नेल्स लॉ बोलता है साइन I डिवाइडेड बाई साइन R इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होना चाहिए। और हमारा जो साइन I है वो कितना आया है, I की वैल्यू कितनी है, डेल्टा M प्लस A/2 I है, R की वैल्यू A/2 I है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है डेल्टा M प्लस A डिवाइड बाई 2, पूरा एंगल है ये, डिवाइडेड बाई साइन R है A/2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला, दिस इज द प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, ये प्रिज्म फॉर्मूला है। ये किसके लिए है, थिक प्रिज्म के लिए है, और वो हमने निकाला वो थिन प्रिज्म के लिए आया था। अब देखो इसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन है, ध्यान से देखना, इसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ प्रिज्म है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसमें भी एंगल ऑफ डेविएशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूमेरिकल आता है तो ये फॉर्मूला लगाऊं या फॉर्मूला लगाऊं। ध्यान देना क्वेश्चन में बोलता क्या है, स्मॉल एंगल्स प्रिज्म बोलता है तो आपको ये लगाना है, कोई भी प्रिज्म बोलता है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये थिक प्रिज्म के लिए है, वो थिन प्रिज्म के लिए है। तो ये आपके पास हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में, एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म के बीच का रिलेशन, और इसी को हम बोलते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। ओके, ठीक है। अब ये जो एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे मैंने मिनिमम डेविएशन का केस देखा, ये क्या होता है, कैसे होता है, तो इसका हम एक ग्राफ भी होता है, ग्राफिकल वेरिएशन होता है, वो भी एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जाता है, कैसे ड्रॉ करोगे, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये इंसिडेंट एंगल I है, इधर एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, डेल्टा है। जब ये 0 होता है तो ये इन्फिनिटी के ऊपर होता है, जब ये 0 होता है तो एंगल ऑफ डेविएशन इनफाइनाइट होता है। उसके बाद इसको आप I को इंक्रीज करोगे तो ये धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फिर एक केस ऐसा आएगा और फिर ऐसे हो जाएगा।
इसका मतलब ये जो केस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसके ऊपर जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो डेल्टा अम है, मिनिमम है। तो इस प्रकार से ये ग्राफिकल वेरिएशन है किसका, एंगल ऑफ डेविएशन का और एंगल ऑफ प्रिज्म का। ओके, तो ये हमारे पास प्रिज्म फॉर्मूला हो गया, ये थिन प्रिज्म के लिए हो गया, और ये एंगल ऑफ डेविएशन का इंसिडेंट एंगल के साथ वेरिएशन हो गया। ओके, तो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं, ये न्यूमेरिकल में जब आप लगाओगे तो ये थिक प्रिज्म के लिए है जब आपके पास ए लार्ज दे रखा हो, ये थिन प्रिज्म के लिए है जब ए की वैल्यू स्मॉल हो। ओके, तो स्मॉल वैल्यू हो तो ये लगाएंगे, अदरवाइज हम ये लगाएंगे।